अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब अपने से छोटे लड़कियों को देखकर, और तुम लोग इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमें पता है यहाँ पे IPS IAS वाले बच्चियाँ भी हैं, 12th क्लास भी है, तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर भी जब भी जाओ कि लड़कियाँ एजुकेशन में इतने आगे हैं, एंथुसियास्टिक है, पेरेंट्स बहुत एफर्ट ले रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इतना आगे तक लाने के लिए। बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर girls want to educate themselves, but due to certain limitation of society, social stigma, maybe relatives का जो भी पेरेंट्स को सुझाव होता है कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, क्यों पढ़ाना है, एक कहीं ना कहीं हम लोग फॉरवर्ड हुए हैं लाइफ में और दुनिया में भी, बट कहीं ना कहीं ये सोच अभी भी है बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे विलेजेस में ऐसा है कि माँ बाप सिर्फ इस डर से लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, करेक्ट। और एक ये भी सोच होती है पीछे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, एट द एंड क्या करना है, उनकी शादी करनी है, करेक्ट। तो उनकी एजुकेशन पे खर्चा क्यों करना है, वो खर्चा हम उसके दहेज के लिए बचा कर रखेंगे। ऐसे ऐसे स्टोरीज है, ऐसा अभी भी लोग सोचते हैं और वो सुनकर ताज्जुब भी होता है कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसे सोच रहे हैं। हमारे मम्मी के ज़माने में लोग सोचते थे, तब 70-80% लोग सोचते थे, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। तो जब वो सारी चीज़ें सुनकर, न्यूज़ में पढ़कर आप लोग जैसे बच्चों से मिलने का मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। तो एक बार तुम सब अपने लिए एक बार ताली बजाओ। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, मैं मुंबई से हूँ। MBBS MD पैथोलॉजी किया है, कंसल्टिंग पैथोलॉजिस्ट हूँ मुंबई में। और मेरा जो स्टोरी है आई थिंक शाहीनियन को पता है। तो शाहीन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 2 बार जा चुकी हूँ। आसाम में पहली बार आना हुआ है, एंड आई मस्ट से कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, आप लोगों का जो स्टेट है उसकी खूबसूरती, आप लोगों का वेलकमिंग और आप लोगों का नेचर, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे हस्बैंड साथ आए मेरे, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम कल रात में यहाँ पर फ्लाइट से आए हैं, बट कल से लेकर आज तक मतलब मल्टीपल टाइम्स ऐसे दिल में आया कि किस किस को थैंक्स बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मॉर्निंग में जो सेशन हुआ है उसमें भी जो बच्चे थे ऑडियंस में, मैंने नोटिस किया कि जितना काउंट लड़कों का था उससे ऑलमोस्ट ज़्यादा काउंट लड़कियों का था, तो वो भी देख के अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन को लेकर आप लोग इतने ज़्यादा आगे आ रहे हो। और उस फंक्शन में 10 से 4 बजे तक फंक्शन में बच्चे नॉन स्टॉप बैठे रहे, सारे गेस्ट को सुन रहे थे, वो भी एक गेस्चर बहुत अच्छा है, पेशेंस है आप लोगों में। और ये चीज़ें तब आती है जब आप लोग एजुकेशन में कुछ करना चाहते हो, आप लोगों का एक गोल सेट हो, आप लोगों के अंदर जज्बा हो कि नहीं, हम किसी ना किसी जो भी इनवाइटी है, चीफ गेस्ट है, उसको सुनकर कुछ ना कुछ उसकी स्पीच से लेकर जाए। तो वो सारा रिएक्शन वहाँ मिला। यहाँ पर भी आप लोग इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में बैठे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी स्टोरी ये है कि मैंने MD पैथोलॉजी किया है और मैं आप लोगों की तरह ही नॉर्मल बच्ची थी। मेरे जो पेरेंट्स थे मिडिल क्लास थे, यू कैन से लोअर मिडिल क्लास, बिकॉज उस वक्त जब हम 4 भाई बहन हैं, 1 भाई 3 बहन, और हमारा नेटिव प्लेस यूपी है। और आप लोगों को पता होगा यूपी में हम मुंबई तो शिफ्ट हो गए, बट बहुत सारी सोचें वहीं से चलती हैं। हमारे पेरेंट्स अपने रूट्स को कभी नहीं भूलते, तो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मुंबई में। तो जब बात लड़कियों की तालीम की आई ना कि गर्ल्स को पढ़ाना है, सबसे बड़ी बहन है मेरी, तो उन्होंने 10th क्लियर किया
डिस्टिंक्शन लेकर, तो उसके बाद उनके कॉलेज जाने का जो जर्नी शुरू हुआ कि उन्होंने बोला कि मुझे कॉलेज जाना है। और मेरे पूरे मैटरनल और पैटर्नल फैमिली में कोई भी लड़की ने 10th क्लियर नहीं किया था, और उसके बाद कॉलेज जाना ऐसा अनदर मतलब ड्रीम था कि कॉलेज भेजना ही नहीं है, लड़कियों को भेजा नहीं जाता था। तो अपी ने मतलब मेरी बड़ी बहन ने जब ये रखा कि मुझे जाना है कॉलेज, मुझे पढ़ना है, तो मेरे पेरेंट्स ने उनका सपोर्ट किया। उस सपोर्ट में मैंने अभी जो बताया कि रिलेटिव्स के बहुत सारी अड़चने आई और बहुत से ताने भी मिले पेरेंट्स को कि तुम क्यों पढ़ा रही हो लड़कियों को, उनकी कमाई खानी है और लड़का है, तुम लोग से हो नहीं रहा है, मतलब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। बट कहीं ना कहीं लाइफ में आप लोगों भी जब पेरेंट्स बनोगे, अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो ऐसे बहुत सारे फेज आएंगे, बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही डिफिकल्ट फैसला लेना पड़ेगा। और वो फैसला लेना पड़ेगा जो आपकी पूरी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके पूरे स्टेट में किसी ने नहीं किया। आप एक पहले इंसान होगे जो करने वाले रहोगे। यू कैन से चेंज मेकर। तो मेरे पेरेंट्स चेंज मेकर्स बने। उन्होंने अपने रिलेटिव्स की नहीं सुनी, उनसे रिश्ता तोड़ दिया कि हमको अपने डॉटर्स को पढ़ाना है। उन्होंने साथ दिया हमारा और हमें हायर एजुकेशन किया। और उस वक्त हमारे जो फाइनेंशियली कंडीशन थी, मेरे अब्बू जो हैं फादर वेजिटेबल वेंडर थे, तो उस वक्त हमारे घर में यू कैन से कि एक टाइम पर खाना बनता था तो हम खाते थे, नेक्स्ट टाइम का सोचना पड़ता था कि कैसे अरेंज करना है, क्या करना है। और वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डील करके हम पढ़ते थे। और अल्लाह के शुक्र से हम सब भाई बहन बहुत स्टूडियस थे, अच्छे थे। और तो उस वक्त बचपन में जब मैं 8th या 9th क्लास में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बहन जो है वो 10th उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और वो स्टडी के साथ साथ जॉब भी करते थे, और वो डायलिसिस टेक्नीशियन थे हॉस्पिटल में। तो जब मैं उनको खाना देने जाती, टिफिन देने जाती, तो मैं उनको देखती पेशेंट का केयर करते हुए। वो टेक्नीशियन ही थे, बट वहाँ से मुझे ऐसे इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी सपोर्ट कर सकती हूँ अपनी फैमिली को। मुझे यही फील्ड में चाहिए जहाँ पर मैं एक नोबल प्रोफेशन चुनूँ, जहाँ पर मैं फैमिली को भी सपोर्ट करूँ और एक पेशेंट की भी केयर करूँ, है ना। वो इस्लाम में डुअल सवाब मिलता है फिर। तो वो एक वहाँ से सोच बनी कि डॉक्टर बनना है या फिर मेडिकल फील्ड में आना है। तो उसके लिए पढ़ाई करी। आप सबको पता है बहुत हार्ड वर्क लगता है, अच्छा रैंक लाना होता है। तो 10th मैंने अच्छे से किया, अपने एरिया में टॉप किया, और 11th में एडमिशन लिया साइंस स्ट्रीम में। और उस वक्त घर में ऐसा था कि अब पेरेंट्स ने अलाउ तो किया है हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स को, बट कंडीशन ये थी कि को एजुकेशन में नहीं भेजना है लड़की को, जो गर्ल्स कॉलेज रहेगी उसमें ही भेजना है। और गर्ल्स कॉलेज मेरे घर से 15 to 20 किलोमीटर दूर था, और मुंबई में लोकल ट्रेन से हम वो डिस्टेंस तय करते थे। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया 15 से 20 किलोमीटर दूर, और कॉलेज में मैं 3 महीने हुए मुझे कॉलेज ज्वाइन किए हुए। और उसके बाद यूनिट टेस्ट आया। यूनिट टेस्ट का सेकंड पेपर देकर मैंने रूटीनली अपनी ट्रेन ली कॉलेज से घर के लिए, और मैं रूटीनली अपने डब्बे में बैठी और नेक्स्ट पेपर का सोच रही हूँ। यूजुअली हम वही करते हैं ना, एक पेपर हो गया उसको वाइप आउट करो और सेकेंड पेपर का तैयारी करो। तो मैं सोच रही हूँ कल क्या पढ़ना है, अभी जाकर सोना है, पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, सब सोच कर मेरा जब डेस्टिनेशन आने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं उठकर आगे जाऊँ ट्रेन के दरवाजे के पास, ताकि मैं जल्दी से उतर सकूँ। बिकॉज लोकल ट्रेन मुंबई की बहुत ओवर क्राउडेड होती है पीक आवर्स के टाइम, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। तो मैं मॉर्निंग में 10 और 11 o'clock के बीच में मैं ट्रैवल कर रही थी। तो मेरा सोचना था, मैं अपनी सीट से उठकर आगे आई, और फिर अचानक से मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। वो रनिंग ट्रेन से गिरने के बाद मैंने जब आंखें खोली तो मैंने खुद को रेलवे ट्रैक पर पाया। और यू कैन इमेजिन कि 1 मिनट में जब तुम कॉन्शियस हो, तुम रेल के डब्बे में हो, और दूसरे मिनट में तुम खुद को रेलवे के ट्रैक पर पा रहे हो। और मैं भुरके में थी और मैंने खुद को देखा और फटक से आंखें बंद कर ली, एक छोटे बच्चे की तरह कि शायद मैं बुरा ख्वाब देख रही हूँ, रात में सही से सोई नहीं, तो शायद कोई बैड ड्रीम आ गया है और मैं ट्रेन में बैठे बैठे सो गई हूँ। तो मैंने खुद को तसल्ली दी,
अल्लाह से दुआ की और मैं दुआ करती गई कि अल्लाह मैं जब दोबारा आंखें खोलूँ तो खुद को ट्रेन के डब्बे में पाऊँ, शायद ये पूरा खावे जो हट जाए। तो बहुत यकीन के साथ दोबारा आंखें खोली और जब दोबारा आंखें खोली तो जो ट्रेन थी वो पूरी जा चुकी थी और मैंने खुद को रेलवे ट्रैक पर पाया और जो बुर्का मैंने पहना था वो पूरा खून से भर चुका था। मैंने अपने राइट पैर को देखा, वो थाई से कट चुका था, सिर्फ एक स्किन टैग था जो वहाँ पर पड़ा था और मैं अपने लेफ्ट पैर पर बैठी हुई थी। देखा और उस वक्त सिर्फ एक बात दिमाग में चल रही थी कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं पक्का श्योरली मरने वाली हूँ, बट मुझे लावारिस की तरह नहीं मरनी है। बस कोई फैमिली को इतना इन्फॉर्म कर दे कि मैं यहाँ पर हूँ इस हालत में, ताकि जब मैं आखिरी सांस लूँ तो कोई फैमिली मेम्बर मेरे पास हो मेरा आखिरी रिचुअल करने के लिए। बस वो एक दुआ मैंने अल्लाह से मांग रही हूँ और उस वक्त बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी मुझे और मैं स्टेशन पे नहीं गिरी, मैं 2 स्टेशन के बीच में पटरी पर गिरी। तो जो लोग मैं देख रही हूँ आसपास कोई आ रहा है हेल्प के लिए, कोई आए, बट हेल्प के लिए आने में बहुत देर लगी लोगों को और जब लोग आए भी ना तो वो आसपास खड़े हो गए और उस वक्त सेलफोन इतना कॉमन नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मैंने अपने बैग से डायरी निकाल कर उनको बताया कि ये देखो ये मेरे घर का नंबर है, इस पर फ़ोन कर कर एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो। बट वो एक टेस्ट होता है, एक आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से, तो किसी ने हेल्प नहीं की पुलिस की डर की वजह से। और उसके काफ़ी देर बाद रेलवे वर्कर्स आए, उन्होंने स्ट्रेचर पर लिटाया, स्टेशन लेकर गए। स्टेशन पे मुझे ऐसे ही रखा, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं देख रही हूँ और बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मैं जब मरूँ तो मेरा कोई फैमिली वाला पास हो मेरे, बस यही दुआ कर रही हूँ। फिर पुलिस इंस्पेक्टर आए, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में बिठाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। बाय प्रोटोकॉल जो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ लेकर जाते हैं विक्टिम को। तो जब मुझे वहाँ लेकर गए तो एक और आजमाइश थी मेरे लिए कि जिस हॉस्पिटल में लेकर गए वहाँ पे डॉक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा था, डॉक्टर्स भी नहीं थे, एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, सिर्फ नर्सेस थे। अब इंजर्ड पेशेंट आया ट्रेन एक्सीडेंट का तो नर्सेस कैसे संभालेंगी, तो फिर भी नर्सेस ने सुपरफिशियल ड्रेसिंग की मेरी और मुझे कॉरिडोर में ऐसी स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर्स का वेट करने लगे बट डॉक्टर्स नहीं आए। बाय द टाइम फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली, फैमिली आई, उनको देखकर मुझे बहुत ऐसे तसल्ली हुई कि एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स तो आ गए हैं, अब जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ताला देखेंगे, बट एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स मेरे पास हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद मुझे डिस्चार्ज दिया, बिकॉज डॉक्टर नहीं थे तो डिस्चार्ज में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो मैं मॉर्निंग में मेरा एक्सीडेंट हुआ, इवनिंग तक मुझे डिस्चार्ज मिला और वो इवनिंग तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैं ऐसे ही स्ट्रेचर पर लेटी हुई हूँ और उसके बाद जब प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उस 16 साल की उम्र में वी कैन प्रेडिक्ट कि भाई इतना खून लॉस हो गया है, क्या ही होगा। मैंने खुद का पैर कटा हुआ देखा है, बट वो सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चल रही हैं। शायद मौत है, मरने वाली हूँ मैं, और सब पास सब रिफ्लेक्स हो रहा है कि क्या गलती की थी मैंने क्या ऐसा गुनाह किया था, ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। सब कॉज ढूंढ रही हूँ, ब्लेम ढूंढ रही हूँ, सब एक साथ दिमाग में चल रही है चीज़ें। उसके बाद मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गई फैमिली, वहाँ मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, बेहोश किया गया, तब जाके मैं बेहोश हुई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कितनी सर्जरीज हुई मेरे ऊपर, और जब मैं होश में आई नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद 2 दिन बाद, तो मेरी बड़ी बहन थी जो डायलिसिस टेक्नीशियन थी सेम हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बताया और मुझे बहुत मैं बहुत शॉक में गई वो सुनकर कि उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तेरे पैर कट गया है। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से बोला कि हाँ हाँ मुझे पता है मेरा राइट पैर कट गया है थाई से। तो उन्होंने बोला नहीं, तेरा एक पैर नहीं कटा है, तेरा दोनों पैर कट गया है। तो बहुत बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मुझे लेफ्ट पैर के बारे में नहीं पता था, मुझे फील हो रहा था बट आई थॉट कि कुछ इंजरी हुई है, दैट्स इट। बट जब पता चला कि दोनों पैर कट चुके हैं, मैंने खुद को देखा, मैं पूरी रस्सियों में हूँ, और ये तो पता था कि उतना झटका नहीं लगा, पर जब लेफ्ट पैर को देखा तो वो नी के नीचे से कट चुका था। बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोना आया, और बस
पूरा अंधेरा छा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं क्या करूँगी। मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैंने करवट लेने की कोशिश की, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पूरा बॉडी पेन में था और सब सर्जरीज और भी बाकी थी। और मैं बहुत रोई, अल्लाह से शिकवा किया कि अल्लाह मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरे 2 पैर ही छीन लिए, मेरे पास 2 पैर नहीं रहे। मैं बहुत रोती थी। वो 3 महीने मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, 3 महीने मेरे लाइफ चेंजिंग डेज यू कैन से, कि उन 3 महीनों में मैंने ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ सीख लिया कि उसके बाद ऐसे बचा ही नहीं कि मैं कुछ और सीखूं ज़िंदगी से। कि वो 16 साल, आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, 11th स्टैंडर्ड में, और कोई दुनिया नहीं देखी। उस वक्त सेलफोन नहीं था तो कुछ पता भी नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज तो 10th 8 5 5th 7 के बच्चों को सब पता होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बाहर क्या चल रहा है दुनिया में। बस हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के बिल्स थे, फाइनेंशियली कंडीशन थी। वो छोटा सा दिमाग बस सोच रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, बिल्स तो लाखों में जा ही रहे होंगे, मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मल्टीपल सर्जरीज तो चल रही है बट पता नहीं मैं चल पाऊँगी। चल पाने का तो सवाल ही नहीं था। पता नहीं मैं उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी, हील होगा या नहीं होगा, और अम्मी अब्बू कैसे इस हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे। बिकॉज जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त हार्डली 1000 रुपीज़ थे घर में, और वो भी जो घर का ओनर था उसको रेंट पे करना था। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। और जो लोग देखने आते थे वो लोग भी बोलते थे कि माँ बाप तो ऑलरेडी इतने फाइनेंशियली कंडीशन में इतने लो हैं, और इस हालात में 16 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, और अब तो ये ज़िंदगी पर बोझ रहेगी माँ बाप पे, सोसाइटी पर बोझ रहेगी। ना ये हिल सकती है, ना खुद से उठ सकती है। एक बेसिक नीड होती है अपनी वॉशरूम, वो खुद नहीं कर सकती है। मुझे हर एक चीज़ के लिए फैमिली पर डिपेंड होना पड़ा था। यहाँ पे सारे बच्चे उस उम्र के हैं, यू कैन इमेजिन कि 1 मिनट में 2 पैर चले गए, पूरे आपके दोनों पैर लहू लहान है, मल्टीपल सर्जरीज हो रही है, आप पेन में हो और आपको वॉशरूम आई है, और आप वॉशरूम के लिए अपनी मम्मी को 16 साल की उम्र में बोल रहे हो कि मम्मी मुझे वॉशरूम करा, और मम्मी आपके नीचे पॉट रख रही है। वो इतने पेनफुल डेज थे मेरे लिए कि यार जो एज में मुझे, इवन यूजुअली हम 10th के बाद मम्मी का किचन संभालते हैं, थोड़ी हेल्प वगैरह करते हैं, तो उस एज में मुझे मम्मी का हाथ बताना चाहिए था, मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए थी। उस उम्र में अगेन मैं छोटी बच्ची बन गई हूँ, इवन तो उससे भी वर्स। और मेरी मतलब बेसिक नीड्स मैं खुद पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद से करवट भी नहीं ले पा रही हूँ, और रात भर मैं मम्मी को जगाती थी बिकॉज मुझे पेन इतना होता था, मैं सो ही नहीं पाती थी। तो वो 6 महीने मेरी अम्मी मेरे पास ही रही, और ना वो सोई ना मैं सोई। बहुत सेक्रीफाइस दिए फैमिली ने। और जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई और लोग जब देखने आते तो यही बोलते कि मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, इसकी ऐसी हालत है, इसका आगे क्या फ्यूचर होगा, इसको ये क्यों ज़िंदा है। उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद इसको ज़िंदा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ज़िंदा रहकर भी ये सिर्फ हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रही है ना, और सारी ज़िंदगी तो बोझ रहेगी, डिसेबल हो गई, परमानेंट डिसेबल, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इससे बेटर था कि ये मर जाती। अगर ये मर जाती तो एक हिसाब से थोड़ा सा क्रियाक्रम करके वो जाता, सुकून मिल जाता फैमिली को, बट ये तो लाइफ टाइम का फैमिली पर बोझ है। तो मैं भी सोचती सही बोल रहे हैं लोग कि मैं अभी जिंदा हूँ, डिसेबल हूँ, एंड आई नो कि कोई भी वो ज़िंदगी नहीं चाहेगा। मैं भी नहीं चाह रही थी कि मैं डिसेबिलिटी की ज़िंदगी जीऊँ, बेड रिडन थी मैं। और उस वक्त वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती कि मैं माजूर हो गई हूँ, मैं ना उठ सकती हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड हो गई हूँ, और मुझे क्यों रखा अल्लाह ने ज़िंदा। उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद बहुत कुछ हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी, बट अल्लाह ने सिर्फ 2 पैर काटे और कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत रोई, डिस्चार्ज होकर जब मैं आई तभी भी बहुत रोई कि मुझे क्यों रखा अल्लाह ने, ऐसा क्यों किया। तो एक दिन मैं ऐसे ही रो रही थी और अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी जो डिसेबिलिटी है ना, ये परमानेंट है। अल्लाह ने तुमसे दोनों पैर दिए, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एबिलिटी है,
और वो जो एबिलिटी है ना, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो एबिलिटी क्या है? तुम पढ़ाई में अच्छी हो, उनको डॉक्टर बनना था। मेरे जो डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बेस्ट डॉक्टर मिले उस वक्त। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। वो मुझे तब 2008 में बोलते कि तू एक दिन ऐसे चलेगी ना कि लोग तुझे देखकर बोलेंगे तेरे 2 पैर नकली है, तेरे पास 2 पैर नहीं है। और आज मुझे रियलाइज होता है कि सीरियसली मुझे बहुत से लोग नहीं देखते हैं और देखकर भी उनको ऐसा लगता नहीं है कि मेरे पास 2 पैर नकली है। बट उस वक्त समझ नहीं आता थे चीज़ें। उस वक्त ऐसा लगता था कि बस मजाक कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं ताकि मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँ। और फ़ोन नहीं था तो मैं चीज़ें सर्च भी नहीं कर पाती थी कि ऐसी चीज़ें होती हैं। उस वक्त यकीन नहीं था कि होती हैं ऐसी चीज़ें। तो वो आके कंसोल करती। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी स्कूल टीचर ने, मैं जहाँ कॉलेज गई, उन्होंने फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत इनकरेज किया पॉजिटिविटी लाने में मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बिल्कुल शैटर्ड हो गई थी, मैं पूरी टूट चुकी थी। बट मुझे जो पॉजिटिविटी में लेकर आई मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, डॉक्टर्स, सब ने, जो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने नेगेटिव बातें की कि इसको मर जाना चाहिए था, मेरे दिमाग में डाला वो। और जो मेरे जो पॉजिटिव फैक्टर रहे, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर वक्त बोला कि तुझे ये स्किप नहीं करना चाहिए एजुकेशन। 11th स्टैंडर्ड में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हीलचेयर पे जाके एग्ज़ाम दिया और मैं पास हुई। उसके बाद 12th किया, मैंने डिस्टिंक्शन लिया व्हीलचेयर पे। इन 2 सालों में 11-12 में बाय द टाइम मैंने अपने आर्टिफिशियल लिम्ब से चलना फिरना शुरू किया, और वो फेस वैसा ही था जैसे एक छोटा बच्चा चलता फिरता है। जब चलना शुरू करते हैं हम तो बहुत गिरते हैं, बहुत चोटें आती हैं। तो मेरा भी सेम था। मैं जब चलना शुरू करी बहुत पेन हुआ, बहुत ब्लीडिंग भी हुई। जब मैं पैर पहनती थी शुरू में तो बहुत ब्लीडिंग होती थी, बहुत पेन होता था, छाले आ जाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बहुत बार ऐसा हुआ कि यार मुझे ये नहीं, इससे नहीं चलूँगी मैं व्हीलचेयर पे ठीक हूँ। बट फैमिली ने तब पुश किया। हम सबको कहीं ना कहीं एक पुश की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। फैमिली ने बहुत पुश किया मुझे कि नहीं, तुझे चलना है तो इससे चलना है, व्हीलचेयर पे हम लोग तेरे साथ नहीं रहने वाले। तो मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे चलाया, मैं चलने फिरने के काबिल हुई। मैंने सीईटी एग्ज़ाम दिया, जो अभी नीट है, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। सीईटी दिया, सीईटी में 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र। मेहनत की और एक गोल सेट किया कि ये जो लोग बोल रहे हैं आकर, और हर किसी की एक सोच होती है कि किसी का भी अगर कोई बॉडी पार्ट्स अगर वो खो दे बाय बर्थ या फिर एक्सीडेंट के बाद, तो हम नॉर्मल इंसान को ऐसा लगता है कि शायद वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, शायद वो बोझ बनकर ही रहेगा। तो ये जो एक सोच थी मुझे वो चेंज करना था। मैंने खुद से अहद किया कि ये जो सोच है कि डिसेबिलिटी के बाद इंसान बोझ बन जाता है फैमिली पर, उसके अंदर की सारी एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, इसको मुझे तोड़ना है। वो ब्रेक करने के लिए मैंने खुद से वादा किया, मैंने अल्लाह से दुआ की, और वो गोल को पूरा करने के लिए मैंने फिर से मेहनत की। 11-12 क्लियर किया, सीईटी क्लियर किया। जब 3rd रैंक आया तो बहुत खुश हुई, और तब मैं 2 स्टिक लेकर चलती थी, और बहुत एक्साइटमेंट में, खुशी खुशी में मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए गई। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक और एग्ज़ाम बाकी है। सिस्टम की तरफ से मायूसी मिली मुझे। एक लॉ है, मेडिकल लॉ, कि 40 to 70% जो डिसेबल कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। मोर देन 70% अगर आप डिसेबल हो, माजूर हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो मेडिकल में एडमिशन के लिए। मेरा जब एग्जामिनेशन हुआ तो ऑन पेपर मुझे 89% डिसेबल बोला गया। तो फर्स्ट डे ही मुझे नॉकआउट कर दिया कि आप 70% से ज़्यादा डिसेबल हो, आप पेशेंट हैंडल नहीं कर सकते हो, ओपीडीज अटेंड नहीं कर सकते हो, आप मेडिकल में पढ़ाई नहीं कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज लेक्चर हॉल बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत लंबे आवर्स का प्रैक्टिकल होता है, तो आपसे नहीं होगा, तो आप मत करो। तो वो सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई, मैं बहुत मायूस हुई कि इतना मेहनत किया मैंने एक्सीडेंट के बाद, 2 पैर खोने के बाद, कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक सोच चेंज करनी है, बट आज वो मौका नहीं मिल रहा एक लॉ की वजह से। तो मैंने मायूस हो गई और मैंने उस सिस्टम से नाउम्मीदी जाहिर कर दी। बट अल्लाह से अभी भी उम्मीद थी
कि अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो उसके लिखे को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बट मैं वेट कर रही थी कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, और वो मिरेकल हुआ। मुझे मेरे डॉक्टर ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला देयर इज़ वन होप कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। मैं शॉक हुई कि बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों जाना है मुझे एडमिशन के लिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर अपील करो, क्या पता अगर तुम्हारी किस्मत में रहा तो फेवर में आए फैसला। और जब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई केस पहले नहीं आया है। माइन केस वॉज द फर्स्ट केस इन बॉम्बे हाई कोर्ट कि 86% डिसेबल लड़की मेडिकल में एडमिशन के लिए मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट केस कर रही है। तो चांसेस बहुत कम थे, इवन नील के बराबर थे, और रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था। और जब हियरिंग हुई 2 to 3 months मेरी हियरिंग हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में। एवरी डे मैं जाती, मैं बस रोते रहती थी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके कि पता नहीं अल्लाह कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। बिकॉज जब आर्ग्यूमेंट होती थी ना दोनों एडवोकेट्स की, तो ऐसे पता चलता था ना, हमें आइडियाज़ होते थोड़े बहुत कि यार नहीं होने वाला। बिकॉज जो मेडिकल काउंसिल का एडवोकेट था वो इतने सारे बड़े बड़े लॉ ला के रख देता कि ये लॉ की वजह से नहीं हो रहा, ये लॉ के बेसिस पे नहीं कर सकती, क्रॉल नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो वो सुन सुन के इतना डिप्रेशन होता है कि भाई नहीं होगा यार, मतलब आ तो गए हैं बट होगा नहीं। फिर आखिरी दिन जजमेंट का था तो ट्राई किया कि भाई कुछ तो ऐसा करना है कि जज इम्प्रेस हो जाए। और बस मुझे जुनून चढ़ गया था। आपको जुनून समझ में आता है, मतलब पागलपन था कि बस मुझे मेडिकल में कैसे तो भी एडमिशन लेना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो वो जो 3 साल था, 8 में एक्सीडेंट हुआ, 2011 में ये केस चल रहा था। तो वो 3 साल मैंने ट्रेन की शक्ल नहीं देखी थी, मैं स्टेशन तक भी नहीं जाती थी, क्योंकि वो ट्रेन की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत फोबिया होता, मुझे नाइटमेयर्स आते, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। बट जब जजमेंट का आखिरी दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊँ। तो मैंने वो किया। मैं जजमेंट के आखिरी दिन मैं अपने घर से लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके बॉम्बे हाई कोर्ट गई, और उस चीज़ को मेरे एडवोकेट ने कोर्ट में बताया। और बिलीव मी कि वो बात सुनकर जज बहुत इम्प्रेस हुए कि एक नॉर्मल इंसान इतनी भीड़ में ट्रैवल करने से डरता है, और ये लड़की, इसको सिर्फ मेडिकल में एडमिशन की इतनी जिद है कि ये अपने फोबिया को, मतलब जिस ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हुआ है, 2 पैर खोई ये बंदी ने, उसने 3 साल तक ट्रेन का चेहरा नहीं देखा, और आज सिर्फ एक एडमिशन के लिए वो अपने सारे फोबियाज को साइड में रखकर बॉम्बे हाई कोर्ट आई है। और वो 3 महीने जो हियरिंग होती थी वो मुझे देखते थे कैसा है, मेरे स्टडी रिकॉर्ड्स देखे उन्होंने। और बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली। और उस वक्त अगस्त 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, और जज ने जब जजमेंट सुनाया, मैंने अपने कान बंद कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि भाई नहीं आने वाला और मैं बस रोई जा रही हूँ। मैंने सुना ही नहीं जजमेंट, और एडवोकेट भागते हुए मेरे पास आया, तूने सुना क्या जजमेंट आया है? मैंने कहा मुझे पता है सर, मैं रो रही हूँ। मैंने कहा मुझे पता है सर, मेरे फेवर में नहीं आया। पागल हो गई है, तेरे फेवर पे फैसला आया है। वो जो मोमेंट है ना, मतलब मैं आपको 2 मिनट में बता रही हूँ, बट ये मेरी जिंदगी के ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें मैं कितनी दफ़ा मैं तड़पी हूँ, कितनी दफ़ा मैं रोई हूँ, पेन में रही हूँ, और उससे ज़्यादा दफ़ा मैं एक्साइटमेंट और खुश हुई हूँ कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मिरेकल्स हुआ है मेरे साथ। किसी को नहीं आइडिया था, बाहर मीडिया वाले थे उनको पता नहीं, सब एडवोकेट परेशान कि रोशन के फेवर में फैसला आया कैसे, मिरेकल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2011 में जब मेरे जजमेंट में, मेरे हक में जजमेंट दिया गया, तो मुझे ये जो डिफ़िकल्टीज थी, एक आजमाइश थी, ये सब जो चल रहा था मेरी लाइफ में, उस पर मैंने पेशेंस रखकर मैं आगे बढ़ी। मैंने उनसे लड़ा, मैंने पीछे नहीं। जब पीछे होना होता तो मैं, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं पीछे हट जाती कि मेरे साथ, हम ब्लेमिंग करते हैं ना, ब्लेम गेम खेलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं सबसे ज़्यादा मजलूम हूँ, मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जीना ही नहीं है। पहला तो हम ये ब्लेम करते हैं। दूसरा कि उतनी मेहनत नहीं करती मैं अगर कि 11th क्लियर करना, व्हीलचेयर पे 12th क्लियर करना, CET क्लियर करना, वो भी नहीं करती। और थर्ड, जब
ये अड़चन आई कि मेडिकल लॉ ने तुमको डिनाई ही कर दिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट 3 महीने एवरी डे जाना, रोना, ये सारी चीज़ें करके जब मैं आगे बढ़ी, अल्लाह पर यकीन रखकर, पेशेंस रखकर, तो उसका मुझे सिला मिला कि मुझे एडमिशन के लिए मैंने अल्लाह से सिर्फ इतना ही मांगा था, मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए। बट मैंने ये नहीं मांगा था कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कौन से मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। और वो मुझे चेरी ऑन द केक जिसे बोलते हैं, मुझे वो मिला कि मैंने पेशेंस रख के मैं आगे आई, अल्लाह पर यकीन रखा, बैटल जीता। और उस बैटल जीतने के बाद अकॉर्डिंग टू रैंक मुझे मिला इंडिया का प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, सेजीएस मेडिकल कॉलेज, जो मुंबई में है, केईएम हॉस्पिटल। बहुत शुक्रगुजार थी अल्लाह की कि अल्लाह तूने, मतलब मैंने कुछ मांगा ही नहीं था अल्लाह से, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि कौन से प्रेस्टिजियस कॉलेज होते हैं, कहाँ जाना होता है, बस एक ही धुन थी कि भाई डॉक्टर बनना है। तो जब एडमिशन मिला, एडमिशन डे में जब मैं, आप लोग स्टूडेंट है इसलिए मैं थोड़ा लेंदी बता रही हूँ, बिकॉज जब हम जाते हैं मेडिकल, एक जैसे नीट क्लियर कर लिया, जब मेडिकल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है, वाइब होता है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं वहाँ का इतना स्टूडियस माहौल देखकर कि यार यहाँ पर मैं जब गई, जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी, वहाँ पे हम 200 स्टूडेंट थे और सारे बच्चे, किसी ना किसी के मम्मी डॉक्टर थे, पापा डॉक्टर थे, किसी का खुद का हॉस्पिटल था, बचपन से ही वो लोग क्लिनिक में बैठे हुए थे। तो वो देखकर बहुत डिप्रेशन आया कि भाई मैं, मतलब मेरे फैमिली में तो कोई इतना पढ़ा लिखा है नहीं, मुझे कोई आइडिया है नहीं, मैं इनसे कम्पीट कैसे कर पाऊँगी, मैं कर पाऊँगी भी कि नहीं कर पाऊँगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह से जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ और जब रिज़ल्ट आया, मैं फर्स्ट क्लास से पास हुई और बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि देखो, मेहनत, हार्ड वर्क अगर हम कोई भी फील्ड में करें, मैं उर्दू मीडियम से मैंने पढ़ा है, हमारे 10th तक इंग्लिश वॉज अ थर्ड लैंग्वेज में, हमारा साइंस, हमारा मैथ्स, हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ उर्दू में था। तो इतना सब कुछ करके आने के बाद इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं शायद मेडिकल में नहीं टिक पाऊंगी। बट जब फर्स्ट क्लास से पास किया तो कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि मेहनत करते हैं ना तो उसका सिला मिलता है। हार्ड वर्क कभी भी राय नहीं जाता, अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं। तो बहुत जम के मेहनत की, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो भी थे अटेंड किए और तकलीफ हुई 5.5 साल MBBS के, उसमें इजी नहीं था जर्नी, बट मुझे करना था, जिद थी, एक गोल था, उस गोल को पूरा करने के लिए मेहनत की, जी जान लगाया। और 2016 में आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से MBBS पास किया। बहुत खुश हुए, फैमिली और मीडिया कवरेज भी बहुत मिला, बिकॉज सबको ऐसा लगता था कि मैंने लड़के सीट तो ले ली, एडमिशन तो ले लिया, बट शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने वो पूरा करके दिखाया और बहुत ही इजीली मैंने, जो सोच थी लोगों की डिसेबिलिटी के बाद बेकार हो जाता है इंसान, नहीं बोझ बन जाता है, उसको बहुत इजीली मैंने चेंज किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी डिग्री MBBS तक नहीं रखना है मुझे, मैं क्यों ना एक और एग्जाम्पल सेट करूं। बिकॉज जब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो केस हुआ था, उस वक्त तक जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स थे जिनको डिनाई मिलता था, वो घर बैठ जाया करते थे या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम ले लेते थे, उनको ये तरीका नहीं पता था। बट जब मेरा केस हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में, मीडिया कवरेज मिला उसको, तो लोगों को पता चला कि भाई इस वे में भी हम एडमिशन ले सकते हैं, अपना हक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस बॉम्बे हाई कोर्ट में आए और उनको मिला भी। तो एक मेरे केस की वजह से लोगों को नई राह मिली और मेरे केस की वजह से बहुत से लोगों को अपना ख्वाब पूरा करने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेडिसिन की हाईएस्ट डिग्री के लिए जाऊं, और उसके लिए अलग से नीट PG एग्जाम होता है। आप जो प्रिपेयर कर रहे हो इट्स UG नहीं, तो नीट PG और टफ एग्जाम होता है। MBBS के तो 5 साल के सारे सिलेबस को MCQs आते हैं। तो वो जब मैंने प्रिपेयर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से हार्ड वर्क किया, मेहनत की, 3rd रैंक लिया अगेन ऑल महाराष्ट्र MCS। और इस बार तो ओवर कॉन्फिडेंट थी मैं कि भाई देखो MBBS क्लियर कर लिया फर्स्ट क्लास से, नीट PG क्लियर कर लिया है, इंटर्नशिप की है 30-30 घंटे की, 26 घंटे की, तो अब तो मुझे MD में एडमिशन के लिए कोई मना ही नहीं करेगा। और इस बार ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग था। जब ऑनलाइन में फॉर्म फिल करने बैठी मैं
तो मुझे पता चला भाई वो लॉ अभी तक वैसे की वैसे ही है, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। और इस वक्त सिर्फ 2 दिन थे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं रुकते ना किसी भी वजह से। तो अब मैं 2 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊँ, वहाँ से लेकर आऊँ, बहुत ही इम्पॉसिबल था। बट यू नो अगेन मैं आपको कह रही हूँ, मतलब मेरी स्पीचेस में मैं बार हाँ बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ कि आपका जब फेथ होता है ना ऊपर वाले पे, वो यू नो स्ट्रॉन्ग फेथ, कि आप जब सही हो और आपका फेथ हो ऊपर वाले पे, तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट में मिलती हैं आपको। तो मेरा यकीन था अल्लाह की ज़ात पे कि अगर मेरी किस्मत में इस बार भी एमडी के लिए सीट मिली, एमडी में एडमिशन रहा, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा। और मैं चुप करके बैठ गई। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ़ोन आया मुझे, मैंने उनको सारी डिटेल बताई और मैंने उनका फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका कॉल, मतलब यू कैन इमेजिन, मुझे अभी भी गूज बम्प आते हैं कि मैंने ऐसी अननोन नंबर उठाया और जब बोला कि बेटा मैं जेपी नड्डा सर बात कर रहा हूँ, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका एप्लीकेशन मेरे टेबल पे है। आई वाज सो कंफ्यूज कि मैंने तो ऐसा एप्लीकेशन भेजा ही नहीं, मैंने तो किसी से बात ही नहीं की। तो फिर उन्होंने बोला हम लोग कुछ करते हैं आपके इस पे, आपकी जर्नी पता चली है और आपको जो भी रुकावटें आ रही हैं हमको उसके बारे में पता चला है, हम लोग कुछ करते हैं उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है और फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे वॉज द लास्ट डे। जब लास्ट डे था फॉर्म सबमिशन, आखिरी कुछ घंटे बच गए, तो उसके बाद मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला फटाफट लैपटॉप ओपन करो। और मैंने जब लैपटॉप ओपन किया तो मैंने क्या देखा, वो जो लॉ था वहाँ से हट चुका था। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कह लो आप, कानून कह लो आप, उसमें एक तारीखी फैसला लिया गया, एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि एक लड़की की सिर्फ कागज़ की एप्लीकेशन थी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, और 20 साल पुराना कानून था ये, 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ एक लड़की की कागज़ की एप्लीकेशन पर। वो लॉ चेंज हुआ, वो हट गया वहाँ से। तो अब मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, और वो फॉर्म सबमिट होने के बाद अगेन आई गॉट सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केएम हॉस्पिटल फॉर एमडी, जो मैंने फिर से नहीं मांगा था, मैंने नहीं मांगा था, मुझे गिफ्ट मिला हो। तो यू नो जब आप इतना स्ट्रॉन्ग फेथ हो, आपकी मेहनत हो, आपके माँ बाप की दुआएं साथ हो ना, तो मिराकल्स होते हैं। मैंने स्टोरीज में पढ़ा था बचपन में, हमारी इस्लामिक बुक आती है हदीस, उसमें पढ़ा था कि अल्लाह ताला मौजज़े करते हैं, करामात होती हैं। बट जब खुद पर हुई ना सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स, तो और फेथ बढ़ता है ऊपर कि यार होता है, ऐसी चीज़ें एक्सिस्ट करती हैं, बस फेथ होना चाहिए। और मुश्किलें जब आती है ना, उनसे लड़ने का करेज होना चाहिए। तो वो सबके पास होता है, कोई भी उससे, अल्लाह ताला ने सबको दिया है वो। अगर हम इस्लाम में ऐसे कहते हैं कि अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में कुछ आजमाइश रखी है, प्रॉब्लम्स रखी है, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, आसपास होता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, उस सॉल्यूशन से, प्रॉब्लम से डर कर बैठना नहीं होता है। अगर हम डर के बैठ गए ना, तो कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा। हमारी हेल्प के लिए लोग आसपास ही होते हैं, हमें ढूंढना होता है। और जब तुम कब ढूंढोगे, जब तुम खुद को तैयार करोगे कि मुझे इस सॉल्यूशन से लड़ना है। तुम अगर फाइनेंशियली कंडीशन लो है, तो तुम आसपास की एनजीओज को, लोगों को बताओ, अल्लाह ने ऐसे लोग रखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा तो बहुत ऑनलाइन इतना सब कुछ मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इतने सारे साइट्स हैं कि तुम लोग अप्रोच कर सकते हो बिला झिझक किसी को भी। हमारे टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लेक्चर्स जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं आपके लिए, मोटिवेशन के या करियर गाइडेंस के, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको मिल रहा है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमें करना पड़ता था। और हम लोग जब गूगल पे सर्च करते थे ना, वो स्लो स्पीड वाली नेट में, कुछ भी नहीं आता था हमारे लिए नेटवर्क एरर, कैनॉट एक्सेस, ये सब आता था बस। तो हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए लोग अवेलेबल नहीं थे, सोर्सेस नहीं थे, बट आपको सब कुछ स्पून फीड करके मिल रहा है। तो यू आर द लकीएस्ट जनरेशन कि आपको सब कुछ मिल रहा है ना। मोटिवेशन, आप अगर लो फील कर रहे हो, देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑन यूट्यूब। अगर आप जाके देखो, एजुकेशन फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, आपको अपने घर से मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर बच्चे हैं बैठे हुए, और जिन बहुत से बच्चे हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके माँ बाप गरीब होते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माँ बाप को ब्लेम करें, पेरेंट्स को ब्लेम करें कि उसकी मम्मी पापा ने तो उसको इतना सब लग्जरी लाइफ दिया है, आपने मुझे क्यों नहीं दिया। वी डोंट हैव राइट टू से दैट, दे आर आवर पेरेंट्स, है ना। जब हम पैदा हुए थे, पहले दिन से जब हम पैदा होते हैं, माँ और बाप दोनों अपनी पूरी ख्वाहिशें मार देते हैं, अपने डिजायर्स का कत्ल कर देते हैं वो लोग कि हमें इस बच्चे के लिए जीना है। आप लोगों ने फील किया होगा ना, इतने बड़े हो गए हो, 16 साल 17 साल 20 साल, इतना बड़ा किसने किया आपको? आपके माँ बाप ने किया। भले ही जैसे भी हालत में रखा हो, आपको आईफोन नहीं दिया, आपको लग्जरी लाइफ नहीं दी, आपको अच्छे खाने नहीं दिए, अच्छे कपड़े नहीं दिए, बट आपको जो कुछ भी दिया वो दिया तो है ना पेरेंट्स ने, है ना। आप कभी उनसे पूछना जिनके पेरेंट्स ही नहीं हो, जो यतीम है, जो ऑर्फन है, आपको प्यार तो मिल रहा है ना, आपको केयर तो मिल रही है ना। आपको बुखार आ जाए एक दिन, सारी रात मम्मी सोती नहीं है, करेक्ट ना, नहीं सोती है। हम उनको बोलेंगे भी ना कि मम्मी मैं ठीक हूँ, सो जाओ, बट तुम एक बार खासोगी वो उठ के आ जाती तुम्हारे पास कि क्या हुआ है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। इट्स ओके, इट्स ओके, पानी पी लो आप थोड़ा सा। इमोशनल होने में कोई हर्ज नहीं है, यू नो। आज की लाइफ में इमोशन सबसे ज़्यादा कम दिखते हैं। जो हमारी इंस्टा रील की लाइफ है उसमें इमोशन, फेक इमोशन, बट ये जो इमोशन है ये बहुत कम मिलता है कि आप दूसरों की बातें सुनकर खुद को कनेक्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जैसे बच्चे जो आप देखो कि अपने आसपास की सब रील्स में बिजी है, फेक लाइफ से इंस्पायर हो रहे हैं, जो भी इंस्टा पे दिखा रहे हैं या सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है उससे इंस्पायर होकर खुद की ज़िंदगी पे ब्लेम कर रहे हैं खुद को, पेरेंट्स को, कि मुझे ये क्यों नहीं मिला है, मुझे वो क्यों नहीं मिला है। तो ये सारी फेज में आप लोग जो फील कर रहे हो, मुझे यू नो बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ी बात है कि आप लोग फील कर रहे हो, आप लोगों के अंदर इमोशन है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई वॉज अबाउट कि जब मम्मी और अब्बू हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो वी डोंट हैव राइट टू से दोज वर्ड्स जो मैंने सुने हैं बहुत सारे बच्चे करते हैं और ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये बोलकर यू नो पेरेंट्स को ये बोलना ही डिसरिस्पेक्ट है कि आपने हमें क्या किया है, आपने हमें क्या दिया है, आपको इतना बड़ा किया और क्या करेंगे वो लोग। इफ़ यू वांट अ लग्जरी लाइफ, इफ़ यू वांट अ बाइक और आईफोन, खुद के पैसे से लो, खुद कमाओ, करेक्ट। और बड़ी बात तब होगी जब तुम खुद के पैसे से कमाकर उनको लग्जरी लाइफ दो, सही ना। तब तुम वो पर्सन बनोगे बड़े वाले। और माँ बाप के पैसों पे ऐश करना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है कि आप उन बच्चों में होंगे जो अपने पैसों से माँ बाप को ऐश कराएंगे, माँ बाप को वो लाइफ देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। तो माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट मत करना प्लीज़ कभी भी, और उनकी वैल्यू करना। अगर आपके पास है मम्मी पापा, मैंने अपने फादर को खो दिया लास्ट ईयर, तो आई नो द पेन कि उनकी कमी हमेशा मुझे महसूस होती है। मैं जब भी मुझ पर मुसीबत आती थी, एक्सीडेंट से लेकर अभी तक, लास्ट ईयर तक, जब भी मैं पेन में होती थी, तकलीफ में होती थी, यू नो मम्मी पापा का कनेक्शन ऐसा होता है कि अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी बनाया है कि उनको अपनी जो औलादें होती हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी तकलीफ बहुत पहले पता चल जाती है, हमारे बोलने से भी पहले।
आपने नोटिस किया होगा, आपका कभी मूड खराब है तो मम्मी पहले ही बोल देगी कि कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ मूड खराब है तेरा, अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कितने सही रिश्ते दिए हमें, विदाउट बगैर मांगे। हमने चूज नहीं किया ना, पेरेंट्स उसने चूज किया है। आपको बगैर मांगे मिल गया इतना बड़ा ब्लेसिंग, तो इसलिए हम कदर नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की वैल्यू करते हैं, उन रिश्तों की वैल्यू करते हैं जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। करेक्ट? अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होगी, उसके लिए तुम मेहनत करते हो, है ना? वो रूठ जाए तो तुमको बुरा लगता है कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड नाराज हो गई। बट मम्मी पापा रूठ गए तो उतना टेंशन नहीं होता, भाई मान जाएंगे क्योंकि उनका दिल अल्लाह ने वैसा बनाया है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, और अभी से जाकर उनको थैंक यू बोलना। इतना बड़ा किया उन्होंने मुझे। मैं बोल सकती हूँ कि इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, हार्डली कुछ लोगों ने आज तक थैंक यू बोला होगा पेरेंट्स को इतना बड़ा करने के लिए, आपको, आपके लिए सारी कुर्बानियाँ देने के लिए। हम कभी भी ये नहीं करते बिकॉज हमें ऐसा लगता है ये उनकी ड्यूटी है। आई अग्री उनकी ड्यूटी है, बट इन रिटर्न हम उन्हें थैंक यू नहीं दे सकते, हमको खुश नहीं कर सकते। दे डोंट वांट आवर मनी, दे वांट ओनली टाइम एंड केयर एंड रिस्पेक्ट। वो तो दे ही सकते हैं ना हम। 24 घंटे में से एक 60 सेकेंड, 1 मिनट देना है उन्हें। क्या बोलना है? मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो, बस वो खुश हो जाएंगे। आपको पता है, आप उनके चेहरे पे स्माइल देखना, उनकी आंखों में वो चमक देखना कि मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैं कैसा हूँ। मतलब वो हवाओं में होंगे उस दिन, तुम नोटिस करना। और आज से रूटीन बना लो कि जब भी सुबह में उठो तो माँ बाप को देखो, उनसे हेलो हाय करो, ग्रीट करो, और उनको थैंक यू बोल दो बस। आज जाके तो प्लीज बोलना, प्रॉमिस करो सब बोलेंगे जाके, प्रॉमिस जाकर बोलना थैंक यू, बस एक थैंक यू बोलना है बस। आई नो गट्स लगता है इसको, मुझे भी लगा था, गट्स लगता है थैंक यू बोलने में, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, उनके काम को अप्रिशिएट करने की आदत नहीं है। हम स्ट्रेंजर्स को बहुत इजीली थैंक यू बोलते हैं, है ना? उसने साइड पे दिया तो हाँ थैंक यू, बट मम्मी पापा को थैंक यू बोलना इज अनदर थिंग, डिफिकल्ट थिंग है, बट आज करना है वो, है ना? घर जाके अच्छे से पैर पकड़ना, थैंक यू बोलना, थैंक यू इतना बड़ा करने के लिए, थैंक यू हमारे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए, ज़िंदगी के इतने सारे साल हमारे ऊपर देने के लिए। इन फ्यूचर आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे ना, तब रियलाइज़ होगा। इससे बेटर अभी रियलाइज़ हो जाए, तब तक पता नहीं माँ बाप हमारे साथ रहे नहीं रहे। मैंने तो खो दिया है अपना वो 2 हाथ खो दिए मैंने, जो मेरे लिए कभी भी उठते थे अल्लाह के दरबार में। मैं जब भी तकलीफ में होती थी, अब्बू को पता चल जाता, अम्मी को पता चल जाता, वो लोग मेरे लिए दुआएं करते थे। और मैं एक बात बताऊं, माँ बाप की दुआ जो बच्चों के लिए निकलती है ना, उसके बीच में और ऊपर अल्लाह ताला के बीच में कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई भी चीज़ नहीं आती है, हर दुआ कबूल होती है। तो हमें सिर्फ उनको थैंक यू बोलना, उन्हें खुश रखना है। आप नहीं थैंक यू बोलोगे, नहीं खुश रखोगे, तो भी वो आपको बदुआ नहीं देने वाले, वो माँ बाप है, वो आपके लिए सिर्फ दुआ ही करेंगे। बट एक खुशी वाली दुआ अलग होती है ना। मैं जब जब मैं MD का एग्ज़ाम दे रही थी, एक आखिरी आपको बताना चाहूँगी एक वाकया, इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, और इट्स बेस्ड ऑन पेरेंट्स की दुआ में क्या ताकत होती है। तो मेरा जब MD एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, फाइनल एग्ज़ाम, और 2 महीने पहले वो जो सेकेंड वेव आया था ना कोविड का, पूरा लॉकडाउन हो गया था और बहुत सीवियर कोविड फैला था। तो मुझे सीवियर कोविड हो गया, मैं 1 महीने एडमिट थी और मेरे पास सिर्फ 30 डेज थे टू प्रिपेयर फॉर माई फाइनल MD एग्ज़ाम। और MD एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, मतलब कुछ भी वो पूछेंगे, और 30 दिन में, मतलब वो 3 साल की पढ़ाई तुमको 30 दिन में करनी है, इमेजिन। वो 30 दिन में मुझे ऐसा लगा था, और पोस्ट कोविड जो वीकनेस था वो बहुत ज़्यादा था, मन नहीं लगता था, बट मम्मी पापा ने कहा कि नहीं एक ट्राई दो। मुझे ऐसा था कि मुझे स्किप करना है वो, बट पेरेंट्स ने कहा कि नहीं एक बार ट्राई करके तो देखो, हिम्मत करके देखो। तो मैंने कहा ठीक है। वो 30 दिन मैंने बगैर सोए रातों को बहुत मेहनत की, वो 30 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट किया। बट फ़र्क तो पड़ता है ना, 3 साल 60 डेज और 30 दिन में कंप्लीट करना।
बट मैंने किया, मैंने फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड पेपर दिया, उतना खास नहीं किया बट ठीक ठाक था। थर्ड पेपर जब था ना, और मैं हॉस्टल में रहती थी, थर्ड पेपर के दिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया, और ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब भी कोई ऐसे जिस सब्जेक्ट से आप डरते हो ना, उसका जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सडनली ब्लैकआउट हो जाता है। होता है ना बहुत से लोगों के साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता है, ब्लैकआउट हो जाता है। और जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना एक साल में, पिछले महीने में, पिछले रात में, कुछ भी याद नहीं आती। बस वो एक वर्ड याद आना होता है कि भाई एक सिमिलर वर्ड याद आ जाए और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मैंने क्वेश्चन पेपर आया, मैंने पढ़ा और मैं पूरी ब्लैकआउट हो गई। और एमडी एग्ज़ाम का 1 मिनट तुमने ज़ाय किया, मतलब बहुत बड़े मार्क्स तुमने खो दिए। मैं 10 to 15 मिनट्स आई वॉज इन ब्लैकआउट। मैं सोच रही हूँ क्या है आंसर, क्या है, एक वर्ड आए, एक वर्ड याद आ जाए, नहीं याद आया। फिर मैंने उसको छोड़कर मैं आगे बढ़ी और इट वॉज अ लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन ओमिट करना मतलब आप फेल हो थ्योरी में, और थ्योरी में फेल मतलब आप पूरे ईयर में फेल हो। अगेन तुमको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है। तो मैं जैसे ही मैंने अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट किया, आंसर शीट, उसके बाद मैं बहुत रोई। मैं बेंच पे बैठ के, मतलब जैसे ही लिया वैसे ही मैं रोने लगी और मैंने कहा मैं फेल होने वाली हूँ। मेरी कलीग्स ने आकर मुझे थोड़ा सा कंसोल किया। फिर मैं हॉस्टल गई, हॉस्टल जाके अम्मी अब्बू को बहुत रो कर फ़ोन किया कि अम्मी अब्बू बहुत गंदा पेपर गया है, मेरा लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया, मुझे कुछ याद ही नहीं आया। 15-20 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठी थी एग्जाम में, सबके मुंह देख रही थी। तो अब्बू ने कहा कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना, हम लोग दुआ करेंगे तेरे लिए। तो अपने सारे पेरेंट्स इससे बोलते हैं ना कि हम लोग हैं ना, हम लोग दुआ करेंगे, तू नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दे। तो फिर मैं थोड़ा रोई हुई, उसके बाद मैंने खुद को गैदर किया कि हाँ चलो नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देते हैं। बट वो नेक्स्ट पेपर हो गया, सारे पेपर हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गया, 2 महीने बाद रिजल्ट आता है और मैंने सबको घर में बोल दिया था मैं फेल होने वाली हूँ। थर्ड पेपर में मेरा लॉन्ग क्वेश्चन छूटा है, कुछ भी नहीं लिखा है सिवाय 3-4 वर्ड्स के, तो उससे तो पास होने वाली नहीं हूँ मैं। अप्पू ने क्या कहा कि बेटा मैंने दुआ की है तेरे लिए, मैंने अल्लाह से तेरे लिए दुआ की है, तू देखना तू बहुत अच्छे मार्क्स लाएगी वो पेपर में। अपने पेरेंट्स बोलते हैं कंसोल करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, बट यू वोंट बिलीव कि जब मैं घर पर, मैं हॉस्टल में थी आई थिंक, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मैं पास हूँ। पहले तो वो खुशी, यकीन ही नहीं हुआ। मैं मल्टीपल टाइम्स देखी कि मैं पास हो गई, पास हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मैंने रैंक नहीं देखा, मैंने मार्क्स नहीं देखे, मैं देख रही हूँ हाँ BA मैं पास हो गई हूँ, बस खत्म। घर पे फोन लगाया, मैं पास हो गई हूँ, पास हो गई हूँ। फिर बाद में हमारे अंदर आदत होती है, सब स्टूडेंट में होती है कि भाई फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, कौन से पेपर में ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मैंने देखा तो लकीली आई गॉट 4th रैंक। 14 लोगों का ग्रुप था, उसमें 4th रैंक। मैं बोली ये तो इम्पॉसिबल है, एक पेपर मेरा गंदा गया, उसमें मैं फेल होने वाली थी और 4th रैंक। चलो वो थोड़ा कैसे डाइजेस्ट किया। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल पेपर के मार्क्स देखे और यहाँ पर मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि वो मिराकल कैसे हुआ और क्यों हुआ, बट जस्ट बिकॉज अब्बू मम्मी की जो प्रे थी ना वो काम आई कि जो थर्ड पेपर था मेरा उसमें मैंने डिस्टिंक्शन लिया था। ये मैं बोल रही हूँ, ये हुआ है मेरे साथ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये हुआ है मेरे साथ। माँ बाप की दुआओं पे बहुत असर होता है, चीज़ें हिला सकती हैं वो दुआएं, तकदीर बदलती हैं। आपको पता है आपकी डेस्टिनी में लिखा है अल्लाह ने कि ये होगा, बट अगर आप सच्चे दिल से दुआ करो, अपने पेरेंट्स से दुआ करवाओ ना, सबसे ज़्यादा ताकत पेरेंट्स की दुआ में होती है। वो आपके लिए दुआ करेंगे ना तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज होती है। मैं फेल होने वाली थी, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना मतलब फेल होना है। मैं पूरी दुनिया में बोल रही हूँ मैं फेल होने वाली हूँ, मेरे पूरी कलीग में बोल दिया मैंने मैं फेल होने वाली हूँ। उसके बाद सब मुझे ब्लेम करे तूने झूठ बोला, तेरा 4th रैंक है और तुझे वो पेपर में डिस्टिंक्शन मिला, जो बात मुझे आज तक हजम नहीं होती भाई कैसे मिला, पता नहीं कैसे मिला। बट ये पावर है पेरेंट्स की दुआ में। तो आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप लोगों को ज़रूरत है और लाइफ टाइम रहती है हमें ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ें जब याद आती है ना अब्बू की, तो तकलीफ होती है कि यार वो हाथ नहीं रहे अब जो बगैर बोले मेरे लिए उठते थे, बगैर बोले समझ जाते थे। अब कोई नहीं है जो बोलेगा कि मैंने दुआ की बेटा तेरे लिए, तू घबरा मत। अब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी तो कौन उस तरीके से बोलेगा, कौन
कौन तसल्ली देगा और कौन मेरे लिए बेगर्ज दुआ करेगा बगैर किसी बेनिफिट के। आप लोगों के पास है ना, अगर प्लीज़ वैल्यू करो, कदर करो उनकी, उनको थैंक यू बोलो, उनको खुश रखो। मेरे पास मम्मी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनकी खिदमत करती हूँ मुझसे जितना भी बनता है। ज़्यादा तो नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ रूटीन और मैरिड लाइफ की वजह से, बट जितनी भी कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग की शादी नहीं हुई है, आप लोग घर पर रहते हो, ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, टाइम बिता लो पेरेंट्स के साथ। ये रिश्ते चले गए तो वापस नहीं मिलने वाले, और इनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सब चीज़ का रिप्लेसमेंट है, बट माँ बाप का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। और आखिर में यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव, बी ब्रेव, और लाइफ में लड़ना सीखिए, डट के रहिए हर मुश्किल के सामने। कोई भी फॉर्म में मुश्किल हो, मैं आपके सामने हूँ, मैंने हर मुश्किल सही है, चाहे वो फिजिकली डिसेबिलिटी की हो, फाइनेंशियली हो, या सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी सोच हो, सिस्टम से लड़ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं लड़कर आगे आई हूँ, और ये जो फेम मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पोजीशन मिली है मुझे, आप लोगों की दिलों में इज्जत मिली है, ये चुटकियों में नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इट टेक्स अ ईयर। 2008 से लेकर 2023 है, आज 15-16 साल लगे मुझे यहाँ आने के लिए। तो सक्सेस कभी भी है ना शॉर्टकट में नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग हो मेहनती, हार्डवर्क हो, मुझे दिख रहा है, आप बहुत सिंसियर हो। तो बस आपको एक गोल सेट करना है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो आप, IPS बन रहे हो, IAS बन रहे हो, नीट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बन रहे हो, एक गोल सेट करो और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। जब तक आपका गोल नहीं सेट होगा ना, तब तक आप यहाँ वहाँ डाइवर्टेड होगे। कोई भी फील्ड हो, करियर गाइडेंस है, अपने टीचर्स की हेल्प लो, उनको बोलो कि आप कौन सी स्ट्रीम में सबसे बेस्ट कर सकते हो, वो गोल सेट करो और उसके लिए मेहनत करो, माँ बाप की खिदमत करो, और हमेशा लड़ो प्रॉब्लम से। और बहुत ही लास्ट में यही कहूँगी कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखो, उससे दुआएं करो, और हमेशा अपना बेस्ट दो। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे सुना, मुझे सुबह में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना अभी आया आपसे बात करते हुए। बहुत अच्छा, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली से अपनी बातचीत शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा इन्वायरमेंट के लिए, और थैंक्स टू आज़ाद सर, थैंक यू फसरुल सर जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि यहाँ पे बैठी हुई हर एक बच्ची का सपना पूरा करे, और वो ज़िंदगी में जो भी बनना चाहे अल्लाह उसकी राहें आसान करे। आमीन। नहीं बोल पाई थी।